वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी और उस एनसीईआरटी बायोलॉजी को इस प्रकार से रीड कर रहे हैं कि प्रत्येक पेज से संबंधित प्रश्न अपने को आए। पेज टू पेज स्टडी जिसको हम कहेंगे और लाइन टू लाइन स्टडी जिसको हम कहेंगे, वो हम स्टडी कर रहे हैं। इसलिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रत्येक पेज से क्या प्रश्न बनते हैं ये अपने को आएंगे। ठीक है ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में, वो ही बातें जो एनसीईआरटी की बुक में हैं। आज भी कुछ खास बातों की चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। बातें सिंपल हैं लेकिन आप लोगों को आती नहीं है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना है। क्या खास बातें हैं अगर आप लोगों से पूछ ले, जो सेल जो होती है ना, कोशिका, आपकी एनसीईआरटी की बातें हैं। कोशिका जो होती है उसमें उसका टोटल वेट जो होता है, उसका कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, कितना परसेंट लिपिड्स पाया जाता है, तो ये एग्जैक्ट आप लोगों के लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ी सी आप मेहनत ज़रूर कर लेना। टॉपिक क्या बनता है अपना? टॉपिक बनता है कोशिकाओं का औसत संगठन, मतलब सेल्स जो होती हैं उनका एवरेज ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन किस प्रकार से होता है। एवरेज कंपोजिशन क्या होता है सेल का, ये खास बात ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आ गया तो आप लोगों का गलत होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से आप सुनेंगे भैया, याद करेंगे। आप लोगों से पूछ ले क्या बात कर रहे हैं? टोटल सेलुलर वेट, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर वेट, किसका? जो कंपोनेंट्स है ना सेल्स के, उनका टोटल सेलुलर वेट का कितना परसेंट होता है ना। देखिए आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सेल में, तो आप बताएंगे वाटर जो है, जल है ना, वाटर का कितना परसेंट पाया जाता है बच्चा? टोटल 70%। टोटल वेट जो है सेल का, उसका 70% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। समझ गए? तो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या पाया जाएगा भाई? वाटर पाया जाता है। कई स्टूडेंट्स इसको प्रोटीन्स कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन्स जो होता है कितना परसेंट, तो आप बताएंगे 10 to 15%। देखिए ये खास बात है कि प्रोटीन्स आप लोगों से पूछ लेना, टोटल सेलुलर वेट का प्रोटीन्स जो मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा पाया जाता है, तो टोटल सेलुलर वेट। अगर ड्राई वेट के बारे में पूछे ना तब प्रोटीन आंसर आ सकता है। ठीक है। लेकिन ये क्या है? ड्राई वेट नहीं है, ये वेट ही है ना। टोटल सेलुलर वेट का कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तब आप बताएंगे 10 to 15%। बात समझ में आ गई होगी, 10 to 15%। ठीक है, याद रखना क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है? 3% पाया जाता है। याद करवा के छोड़ेंगे आपको। लिपिड्स 2%। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस पाए जाते हैं सिर्फ 1%। ठीक है ना। ओनली 1% आयंस पाए जाते हैं। ये खास बात है। देखिए आप देखो, इसमें मैं क्या लिख देता हूं, पहले आयंस लिख लीजिए, आयंस। ठीक है। आयंस कितने परसेंट है? 1% है। चलो इसमें एक क्रम दे देते हैं। आप देखिए सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? आयंस पाया जाता है, तो 1 नंबर इसका। फिर आयंस के बाद क्या पाया जाता है भैया? लिपिड्स पाए जाते हैं, 2 नंबर इसका। लिपिड्स के बाद क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, 3 नंबर कार्बोहाइड्रेट का। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, तो 4 नंबर न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या पाया जाता है भैया? प्रोटीन पाया जाता है, तो 5 नंबर प्रोटीन्स का। और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, तो 6 नंबर किसका है भैया? वाटर का। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? नंबर फर्स्ट आयंस। देखिए नंबर फर्स्ट पे क्या है बताइए? आयंस लिख दिया। ठीक है। सेकंड पे क्या है? लिपिड्स, एल लिख दिया। ये मत समझ लेना आई लव यू लिख रहा हूं मैं, IL। ठीक है। सबसे कम आयंस, फिर लिपिड्स, फिर क्या हो जाएगा भैया? तीसरे नंबर पे क्या है? C, कार्बोहाइड्रेट। तीसरे नंबर पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट 3% ही पाया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है?
लिपिड्स है और लिपिड 2% ही पाया जाता है, और पहले नंबर पे आयंस है और आयंस 1% ही पाया जाता है। तो 1, 2, 3% आप लोगों को मालूम हो गया होगा, 1%, 2% और 3%, यहाँ तक एकदम सीधी सी गणित आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। 4 नंबर पर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं इसको डीएनए या आरएनए लिख देंगे, है ना, INC डीएनए आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक NC नहीं लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखेंगे, डीएनए आरएनए लिख देंगे। कितना परसेंट पाया जाता है, 5-7%, 5 से 7% डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। दोनों को मिला करके अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोटीन्स कितना परसेंट, फिर लिखेंगे प्रोटीन कितना पाया जाता है भाई, 10 से 15%। ये बात समझ में आ गई होगी। आयंस 1%, लिपिड्स 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, डीएनए आरएनए 5 से 7%, प्रोटीन 10 से 15%, और वाटर जो हो गया लास्ट में, जल, ये कितना परसेंट है भैया, 70% है। ये हो गया इसका एसेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, एसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ये बात आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये बातें हैं सिर्फ NCERT की बुक की, याद होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार गलत हो जाता है, गलती नहीं करनी है, याद रह जाएगा भाई। बताओ, देखें लिपिड कितने % पाया जाता है, क्या बात करते हो, IL। 1 नंबर पे आयंस है, आयंस, 2 नंबर पे है लिपिड्स, L, 3 नंबर पे क्या है, ILC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, 3% है। 4 नंबर पे क्या है, डीएनए आरएनए है, कितना % है, 5 से 7% है। फिर प्रोटीन्स है, 10 से 15% है। फिर वाटर है भैया, 70% है। तो ये चीजें टिप्स पे हो जानी चाहिए। अगर टिप्स पे हो गई ना, तो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, और बहुत आगे हम चलने की कोशिश करेंगे। और क्या याद करेंगे भैया, हम देखेंगे पहले कि भैया क्या विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, ये पिछली क्लास में हमने चर्चा नहीं की थी। विषम चक्रीय कार्बनिक क्या होता है, हेट्रोसाइकिल रिंग जो जिसमें पाई जाती है, वो कौन कौन से कार्बनिक यौगिक पता है क्या आप लोगों को? हेट्रोसाइक्लिक रिंग किस में पाई जाती है, किस में पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी बेसेज जो होती है ना, उनमें पाई जाती है। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजनी बेसेज, 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाई जाती है। मुख्यतः 2 ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन। यह आपकी बुक में है, लेकिन इसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। देखिए नाइट्रोजनिक क्षारक जो है ना, मुख्यतः 5 नाइट्रोजनिक क्षारक हैं। कौन कौन सी है भैया? एडिनिन, नाइट्रोजनी बेसेज एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, एडिनिन गुआनिन जो है उसमें प्यूरिन रिंग पाई जाती है, प्यूरिन, इनको प्यूरिन कहते हैं। और साइटोसिन, थाइमिन व यूरासिल जो होते हैं ना, ये क्या होती हैं? पिरिमिडीन। ठीक है, पिरिमिडीन नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। समझ गए? प्यूरिन कौन सी है? जो कम है 2, एडिनिन गुआनिन। एजी, जैसे घर पे ऋण मंगा लेते हैं ना, प्यूरिन, एजी ऋण लेके आना, प्यूरिन लेके आना। कौन सा ऋण लेके आना है? प्यूरिन। प्यूरिन क्षारक है, कौन सी? एडिनिन व गुआनिन, प्यूरिन क्षारक है। फिर पिरिमिडिन 3 हैं ज्यादा मात्रा में, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। AgCTU, AgCTU, साइटोसिन, थाइमिन व यूरासिल, ये क्या है? पिरिमिडिन नाइट्रोजनिक क्षारक हैं। अब इनमें से क्या है? डीएनए में यहां तक पाया जाता है। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। AgCT मत मारो, डीएनए में AgCT। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन व थाइमिन। इसमें A T से जुड़ा रहता है और बीच वाले G व C, देखो दोनों एक से ही हैं। इसको चाहे ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, बस इसको G लिख दिया मैंने। ठीक है ना, ये दोनों साथ में पाए जाते हैं। ये कहने का मतलब A व T जो है ना, उनके बीच में, A व T इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल। समझ गए? ये सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नाइट्रोजनी बेसेज हैं। 5 नाइट्रोजनी बेसेज होती है टोटल। ठीक है, 2 प्यूरिन टाइप्स की होती हैं और बाकी की 3 जो होती हैं वो पिरिमिडिन टाइप की होती हैं। समझना ध्यान से, प्यूरिन 2 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन व यूरासिल, ये 3 पिरिमिडिन टाइप्स की हैं। बात समझ में आ गई?
क्या होते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन, अगली क्लास में देखेंगे। पहले जो एनसीईआरटी में वो बातें कर रहे हैं। अब देखिए, जब नाइट्रोजनी क्षारक जो होती है ना, नाइट्रोजनी बेस किससे जुड़ता है? शुगर के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है बच्चा। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। देखो कई बार आ जाता है न्यूक्लियोसाइड किससे फॉर्म्ड होता है, किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो आप ध्यान में रखेंगे, दो ही शब्द आ रहे हैं, एक तो न्यूक्लियो, उसको तो एन लिख दो, और साइड को लिख दो एस। एन और एस मिलकर के क्या बनाते हैं भैया? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? न्यूक्लियोसाइड। मतलब एन का मतलब कोई भी नाइट्रोजनी बेस, और एस का मतलब शुगर, ठीक है। ये मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चा? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, उसमें फॉस्फेट समय और जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं बच्चा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर के क्या बना लेती है? डीएनए बना लेती है। ये बात ध्यान में रखना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं किसकी बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसी में सिंगल चेन होती है जैसे आरएनए, किसी में डबल हेलिक्स होता है जैसे डीएनए। सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आ गई? यहां ध्यान में रखेंगे, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह ये मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, जैसे मान लो कि न्यूक्लिक एसिड, मतलब मैं समझा रहा हूं कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना, उनके पास 3 ही रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। एक तो एनबी का मतलब नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, 5 में से कोई भी हो जाएगा। दूसरा क्या है? क्या है भाई? शुगर। क्या होता है? शुगर। और तीसरा क्या है? फॉस्फेट समूह, PO4। ये 3 मिलकर के ही क्या बनाते हैं भैया? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। पहले तो क्या होगा? नाइट्रोजनी बेस और शुगर मिलकर के क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में ये फॉस्फेट PO समूह, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करना होता है, तो सिंपल सी है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? सारे सीन ही सीन है। देखो एडिनोसिन आ जाए, न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानोसिन आ जाए, न्यूक्लियोटाइड है। थाइमिडीन और यूरिडीन, सीनडीन है ना, सीनडीन क्या आ रहा है? टाइड में। न्यूक्लियोसाइड में क्या आ रहा है? सीन और डीन आ जाए ना लास्ट में, वह क्या है भैया? न्यूक्लियोसाइड है। साइड हो जाओ रे भैया, जितने भी है वो साइड हो जाओ, चाहे कोई दिखने दो, सीन होने दो, चाहे कोई डीन ही हो, है ना। रोड के साइड में चाहे डीन ही हो, उसको कहते हैं भाई सीन होने दो, कुछ दिखने दो आगे। सीन डीन आ जाए तो क्या होगा भैया? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और इस न्यूक्लियोसाइड में जब क्या जुड़ जाए भैया? फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। देखिए क्या है? एडेनिन में अगर शुगर जुड़ जाता है, एडिनोसिन हो जाएगा। ग्वानिन में अगर शुगर जुड़ जाता है तो ग्वानोसिन हो जाएगा। थाइमिन में अगर शुगर जुड़ जाता है तो थाइमिडीन हो जाएगा। और यूरेसिल में शुगर जुड़ जाता है, यूरिडीन हो जाएगा। और साइटोसिन में अगर शुगर जुड़ जाता है तो क्या बनेगा? साइटिडीन। ये भी ध्यान में रखना है, कहीं आप लोगों से ये पूछ ले कि यूरिडीन नाइट्रोजन बेस जब रिएक्ट करती है या उसके साथ जुड़ती है, किसके साथ? यूरेसिल के साथ। यूरेसिल के साथ अगर क्या जुड़ता है? शुगर जुड़ता है, तो कौन सा क्या बनेगा? तो आप लिख दें, ये मत लिख देना भाई साइटिडिलिक अम्ल या यूरिडिलिक अम्ल, समझ गए। एसिड तो लिखना नहीं है, सीन या डीन लिखना है, या तो यूरिडीन पे टिक लगाना है, ठीक है। अगर यूरेसिल हो तो यूरिडीन पे, अगर साइटोसिन है तो साइटिडीन पे, समझ गए। जब इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो एडिनिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? एडिनिलिक अम्ल। ग्वानोसिन में अगर फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो गुआनिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। थाइमिडीन में अगर फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो थाइमिडिलिक अम्ल बनेगा। और यूरिडीन में अगर
फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तो यूरिडिलिक एसिड बनेगा, और साइटिडीन में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो साइटिडिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये क्या थे बच्चा? विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बातें पेज टू पेज लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।